नमस्कार। आज बात करेंगे भारतीय संविधान की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी की। एक ऐसी कहानी जिसमें एक कानून खुद ही कानून के कटघरे में आ खड़ा हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 97वें संविधान संशोधन की और उस एक मोड़ की जिसने, आप कह सकते हैं, सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब एक संवैधानिक संशोधन जिसे संसद ने पास किया हो, वो ही असंवैधानिक कैसे हो सकता है। ये सवाल थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यही हमारे आज के विश्लेषण का, आप कह सकते हैं, दिल है। अच्छा, तो चलिए इस कहानी की जड़ तक चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक मिशन से, एक मकसद से। देखिए, उस वक्त भारत में जो सहकारी समितियां थीं, जिन्हें हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं, उन्हें और ज्यादा पावरफुल और डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक बनाने की एक जरूरत महसूस हो रही थी। और इस संशोधन का जो ऑफिशियल मकसद था ना, वो बहुत ही नेक था। लक्ष्य ये था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लोकतांत्रिक बनाया जाए, उन्हें आज़ादी दी जाए और उन्हें जवाबदेह बनाया जाए। क्यों? ताकि किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी ये सब मिलकर अपने आर्थिक हितों की रक्षा कर सकें। सोचा जाए तो ये जमीनी स्तर पर इकोनॉमी को मजबूत करने का एक वाकई शानदार आइडिया था। तो सवाल था कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। इसका जवाब मिला 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में। और इसके जरिए हुआ ये कि हमारे संविधान में एक पूरा का पूरा नया चैप्टर ही जोड़ दिया गया। और ये नंबर 97, इसे याद रखना जरूरी है, क्योंकि यही वो संवैधानिक कदम था जिसने भारत में कोऑपरेटिव्स के काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश की। और पता है, ये सब हुआ भी बड़ी तेजी से। साल 2011 में ये अमेंडमेंट संसद से पास हुआ और अगले ही साल 15 फरवरी 2012 को इसे लागू भी कर दिया गया। एक तरह से एक नए दौर की शुरुआत हो गई थी। तो ये जो नया चैप्टर था, ये आखिर था क्या? इसे नाम दिया गया पार्ट 9B या भाग 9B। इसके अंदर थे आर्टिकल्स 243 जीएच से लेकर 243 जीटी तक। और ये सारे के सारे आर्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए ही डेडिकेटेड थे। ठीक है, तो अब जरा ये देखते हैं कि इस नए पार्ट 9B ने असल में नियम बनाए क्या। मतलब इसने जमीन पर काम कैसे किया। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ थी डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। इसमें ये तय किया गया आर्टिकल्स 243 ZJ और ZK के तहत कि हर सोसाइटी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा जो चुनाव से आएगा। इस बोर्ड का टर्म होगा 5 साल का, फिक्स्ड, और चुनाव भी कोई डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ही करवाएगी। देखिए, मकसद बिल्कुल साफ था कि इन सोसाइटीज़ पर कुछ गिने चुने लोगों का कब्जा न हो जाए। दूसरा बड़ा पिलर था ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। अब क्या हुआ कि हर सोसाइटी के लिए ये कंपलसरी कर दिया गया कि वो हर साल अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाएगी, साथ ही एक एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग यानी AGM भी बुलानी ही पड़ेगी। इससे हुआ ये कि हिसाब किताब में जो गड़बड़ी की गुंजाइश थी, वो काफ़ी हद तक कम हो गई। और फिर आया तीसरा अहम पहलू, मेंबर्स के अधिकार। आर्टिकल 243 ZO ने ये पक्का किया कि सोसाइटी के हर मेंबर को बराबर के अधिकार मिलेंगे और किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये तीनों नियम मिलकर सही मायनों में कोऑपरेटिव सोसाइटीज की पूरी तस्वीर बदल रहे थे। सब कुछ एकदम सही ट्रैक पर लग रहा था। लेकिन फिर कहानी में आया एक जबरदस्त ट्विस्ट। इस पूरे संशोधन को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और वहां से आया एक ऐसा फैसला जिसने सब कुछ पलट दिया। तो 2021 के इस फैसले ने आखिर बदला क्या? देखिए, पहले क्या था कि पार्ट 9B के नियम देश की हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी पर लागू होते थे, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। लेकिन इस फैसले के बाद ये नियम सिर्फ और सिर्फ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर ही लागू रहे, यानी वो सोसाइटीज जो एक से ज्यादा राज्यों में काम करती हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया क्यों? वजह थी हमारा फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघवाद का सिद्धांत। कोर्ट का कहना था कि कोऑपरेशन या सहकारिता ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, मतलब इस पर कानून बनाने का हक राज्यों का है। और क्योंकि इस संशोधन को पास करने से पहले कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से इसकी पुष्टि नहीं करवाई गई थी, इसीलिए इसे राज्य स्तर की सोसाइटीज के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक मान लिया गया। तो फिर इस फैसले के बाद आज की तारीख में 97वें संशोधन की क्या स्थिति है? आज क्या सिचुएशन है? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए,
आज की हकीकत ये है कि पार्ट 9B के जो नियम है वो अब उन सोसाइटीज़ के लिए मैंडेटरी नहीं है जो सिर्फ एक ही राज्य में काम करती हैं। हाँ, लेकिन जो सोसाइटीज़ मल्टी स्टेट है, मतलब कई राज्यों में फैली हुई हैं, उन पर ये नियम आज भी पूरी तरह से लागू होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस फैसले ने सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर के बंटवारे को और भी ज़्यादा पुख्ता कर दिया है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये फैसला कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद को कैसे प्रभावित करता है? मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां सेंटर और स्टेट्स मिलकर काम करें। तो जब कोर्ट सेंटर के एक कदम को राज्यों के अधिकार में दखलंदाजी मानकर रोक देता है, तो फिर इस साथ मिलकर काम करने की भावना का भविष्य क्या है?